अच्छा जी सो दो केस हमने आज डिस्कस करने हैं, एक दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी का और एक आई प्रीमियर कंपनी का। अच्छा, दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी से, ठीक है। अच्छा, दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी का जो केस है उसका बैकग्राउंड बुनियादी तौर पर जो है वो ये है कि ये एक दुनिया की जो है वो 14th लार्जेस्ट पोर्ट है व्हेन दिस केस वाज रिटन, ठीक है। Yes. सिस्टम इनका जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो प्रीडोमिनेटली मैनुअल सिस्टम है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जो है पेपर पे हैंडल होती है। अब इनका जो इशू है वो ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह से जो है वो काम बढ़ा है, तो जिस तरह से आईआरएस के साथ हुआ था कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो अमाउंट ऑफ पेपर जो था वो इंक्रीज होता गया था, नंबर ऑफ केसेस जो थे वो इंक्रीज होते गए थे, ठीक है। लेकिन आईआरएस के पास एक सिस्टम मौजूद था कि जिसको उन्होंने जो है वो अपग्रेड करने की, मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते रहे थे। ये दुबई पोर्ट अथॉरिटी के पास जो है वो एज सच कोई अपना आईटी सिस्टम जो है मौजूद नहीं है, ठीक है। एंड दे आर डूइंग ऑल द वर्क मैनुअली। अब इनके पास जो नए साहब आए हैं, शरफ साहब, ठीक है, जिन्होंने इनके आईटी डिवीजन का जो है वो चार्ज संभाला है, इनकी अपनी एक प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हमारा जो काम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और हमें करना जो है वही चाहिए कि हमें जो है वो अपनी जो दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि पोर्ट्स को हैंडल कर रही है, वो चाहते हैं कि जनाब कि हम जो है वो इसके जो ऑपरेशंस है उसको जो है वो ऑटोमेट कर दें, क्योंकि जो मैनुअल जो पेपर वर्क है उसको हैंडल करना जो है हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो अब इस केस में जो है वो बेसिकली आपको जो चीज़ डिस्कस की गई है वो ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जो कि विलिंग है कि जो आईटी के का जो एडवांटेज है, ठीक है, उसको कैपिटलाइज करे कॉम्पैटिबल एडवांटेज गेन करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उस एफिशिएंसी से रिलेटेड गेन्स को हासिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन इशू जो है वो ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है वहाँ पे वो उन तमाम स्टेक होल्डर्स को कि जो कि उस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, उसे किस तरह से कन्विंस करेगी कि वो भी एक आईटी बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और अगर कोई एग्जिस्टिंग आईटी बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे एक आईटी सिस्टम के साथ जो कि डीपीए इस्तेमाल करेगा उसके साथ इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं जनाब, इसका साइनॉप्सिस, ठीक है। 14th बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस जो है ये बेसिकली इनका हेलमार्क है, ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने जो है वो मैनिफेस्ट सिस्टम, इसको एमडीएस का नाम दिया है, ठीक है। जैसे आईटी बेस्ड सिस्टम के जो कि उनकी तमाम के तमाम पेपर वर्क को जो है वो ऑटोमेट कर देगा, ठीक है। इसको लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। जिस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया है मैनिफेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो सिस्टम जिसको लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, देयर आर सम सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम। पहला जो चैलेंज है वो कॉम्प्लिकेशंस का है, ठीक है, कि जो डॉक्यूमेंटेशन वो डीपीए हैंडल करती है और जो डॉक्यूमेंटेशन बाकी जो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हैंडल करते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। कोई यूनिवर्सल डिजिटल स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए बुनियादी तौर पर जो है वो तमाम के तमाम आईटी सिस्टम जो है वो एक ही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को बनाएं और एक्सेप्ट कर सकें। जो तीसरा बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जनाब कि अगर ये प्रपोज सिस्टम अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें इनको उस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका कोड जो है वो खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो है वो ये हो गया कि इनका जो अपना इनको या तो आईटी डेवलपर्स जो हैं एग्जिस्टिंग जो भी इनके पास हैं उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, वरना इनको जो है वो लोग हायर करने पड़ेंगे। और फिर सॉफ्टवेयर की जाहिर है पहले डेवलपमेंट, उसके बाद उसकी टेस्टिंग, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये सारे के सारे जो है उनके सामने चैलेंजेस हैं। और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट एवरीथिंग एल्स कीपिंग कांस्टेंट अनसर्टेनिटी। उन्हें नहीं पता कि जनाब कि ये नया सिस्टम अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस नए सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के बाद वो जो बेनिफिट्स गेन करने की बात कर रहे हैं, क्या वो बेनिफिट्स गेन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इस एमडीएस में एक और बात भी थी कि कितना कोड लिखेंगे इसकी भी जी 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 दोनों चीजें हैं ना। हाँ, एक तो नंबर ऑफ कोड कितना लिखेंगे, कौन लिखेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये कि जनाब के फॉर एग्जांपल लोग जो है वो एग्जिस्टिंग उसको कर पाएंगे काम को या नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद दो ऑप्शन है इनके पास एमडीएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि वो जनाब वो उसको सिर्फ कार्गो रिलेटेड जो सर्विसेज है उस सिस्टम उस पर कर दें, ठीक है। या जो है वो ये है कि जो ओवरऑल तमाम के तमाम जो ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर जो है वो एमडीएस को इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। परसुएशन ऑफ द पीपल, पीपल का मतलब जो है वो ये है कि जाहिर है कि इंडस्ट्री में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको किस तरह से परसुएट किया जाए कि वो इस आईटी सिस्टम के साथ लिंक हो जाए, ठीक है। और जो लोग अभी आईटी सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें किस तरह से परसुएट किया जाए कि वो भी एक आईटी सिस्टम डेवलप कर लें जिसको इवेंचुअली इनके एमडीएस सिस्टम के साथ जो है वो लिंक किया जा सके। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस के जिसके आंसर्स जो हैं वो अभी डीपीए के पास मौजूद नहीं है। और जब तक जो है वो आंसर्स डीपीए के पास मौजूद नहीं होंगे, डीपीए एक्चुअली कैन नॉट गो फॉरवर्ड विद दिस एमडीएस सिस्टम इनिशिएटिव। ये जनाब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। हर दफ़ा की तरह जो है वो आपको पता है कि हर केस जो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसमें जो है वो आपको मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ कि जनाब के इस केस को पढ़ने के का रीज़न क्या है, ठीक है। वाई वी आर स्टडिंग दिस केस, सो दीज आर दी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस केस। टीचिंग ऑब्जेक्टिव से हमें जो फ़ायदा होता है वही होता है कि अगर कभी फ्यूचर में हमारे पास अगर कोई ऐसा टास्क आ जाता है, ठीक है, तो हम रेफर कर सकते हैं कि जनाब कि हमने पीछे जो केसेस पढ़े थे उसमें कौन सा केस ऐसा है कि जो कि हमारी उस टास्क को मुकम्मल करने में हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे जो है वो ये पूछता है कि जनाब आप ये बताइए कि मिसाल के तौर पर जो है एक आईटी बेस्ड बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में, ठीक है, क्या डिफिकल्टीज जो है वो आ सकती हैं, स्पेशली अगर वो जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा कंपनीज जो है इन्वॉल्व हो, ठीक है। So this is the first teaching objective of this particular case. What you can do is that you can refer back to the Dubai Ports Authority case and you can see कि जी कौन सी जो है प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आई थी, and probably these are the problems that can arise when we are going to implement some business process improvement initiative in another situation. अच्छा जी, अब आपका जो केस एनालिसिस है इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स जो कि आपको यहाँ पे जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3 and 4. Now let's discuss the first part, the reasons for efficient information flows, ठीक है। अच्छा ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो इतना इनएफिशिएंट है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए जो है वो ये एक सरप्राइज इसलिए है क्योंकि वो ये समझते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें एफिशिएंट फ्लो of goods from one place to another actually depends on how efficiently the information can be transferred among different stakeholders involved, ठीक है। तो यकीनन वो कह रहे हैं कि जनाब के जब ये चीज़ जो है ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ जो है वो प्री रिक्विजिट है एक इंडस्ट्री के एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सो इट इज़ डेफिनेटली अ सरप्राइज। फिर दूसरा जो सरप्राइज है वो ये है कि जनाब के चले ठीक है ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है फॉर एनी रीजन, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो अराइज जो है वो ये होता है कि जनाब के इस प्रॉब्लम को जो है वो अभी तक एड्रेस क्यों नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो देखा है इसका, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर बात की है वन हाइपोथेसिस की, ठीक है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, खास तौर से डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो जनाब के जो हम देखते हैं कि जी की जो इंडस्ट्री में जो शिपिंग लाइंस है, ठीक है, शिपिंग लाइंस आर द मोस्ट पावरफुल प्लेयर इन द इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब शिपिंग लाइन जो है बेसिकली वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो बाकी स्टेक होल्डर्स को जो है वो डिक्टेट कर सकती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो सवाल जो है ये जनाब कि फिर अगर शिपिंग लाइन जो है वो डिक्टेट कर सकती हैं और शिपिंग लाइन जो है उनके बारे में ये भी आगे चल के बताया गया है कि शिपिंग लाइन के पास अपने आईटी सिस्टम मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो जनाब ये जो पेपर फ्लो है, ठीक है, मतलब ये जो सब लोग जो है कागज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो है वो दो रीजन है, ठीक है जी सर। एक रीजन जो है वो ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है उनके पास जो है वो अगर इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड में आती है जिसको उन्होंने
दूसरे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है तो वो चीज उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होती. They can look at the information and then they can convert this information into another standard. इसकी एक छोटी सी मिसाल जो है वो आप लोग अपने एडमिशन फॉर्म से ले सकते हैं. ठीक है, आप जब बहरिया में आए थे तो बहरिया में जो है वो आपने अपना एडमिशन फॉर्म भरा था, याद होगा आप लोगों को. ठीक है, अच्छा अब अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यकीनन वो भी आपको अपना एक एडमिशन फॉर्म देंगे और वो आपसे कहेंगे कि आप एडमिशन फॉर्म भरें. ठीक है, अच्छा अब अगर आप उनसे ये कहें कि भाई कि वो मेरे पास जो है वो इतना टाइम नहीं है और मेरे पास जो है ये बहरिया का एडमिशन फॉर्म जो है वो मैंने पहले भरा था, वो मेरे पास मौजूद है, तो अगर मैं ये एडमिशन फॉर्म आपको दे दूं तो क्या आपके लिए सफिशिएंट होगा कि मेरा फॉर्म आप खुद भर लें? ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप हमें दे दें और इसके बाद जो है वो मतलब ये जो एडमिशन फॉर्म है ये बहरिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, हमारा एडमिशन फॉर्म जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जिसमें हमने जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है, वो हमने वहां उस पेज नंबर पे नहीं पूछी हुई कि जिस पेज नंबर पे बहरिया ने पूछी है, लेकिन हम आपके फॉर्म से ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा लेंगे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डालनी है वो बहरिया के डॉक्यूमेंट के किस पेज पे किस जगह पर है. तो इंसानों के लिए जो है हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे लिए मसला नहीं है कि जनाब कि हम जो है वो एक डॉक्यूमेंट को एक स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद उसको दूसरे कर लें, लेकिन ये प्रॉब्लम कंप्यूटर्स के लिए है. कंप्यूटर्स में आती है. कंप्यूटर्स जो है वो ये कहते हैं कि जनाब कि आपने अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो या तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो ताकि मैं उसको समझ सकूं, और अगर वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आपने मुझे हेल्प आउट करना है इन टर्म्स ऑफ सम सॉफ्टवेयर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट को मैंने दूसरे स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट में किस तरह से कन्वर्ट करना है. ठीक है, हाँ अच्छा जी. अब इसके बाद जो दूसरा एक और इस तरह से प्रॉब्लम है वो ये है कि जी के हर स्टेक होल्डर ने अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो रखे हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन के. ठीक है, लार्ज शिपिंग लाइन ने जो है वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम होने के बावजूद भी जब वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं दूसरे स्टेक होल्डर के साथ तो उसको पेपर की फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं. पेपर की फॉर्म में क्यों एक्सचेंज करते हैं? क्योंकि उसकी वजह जो है वो ये कि उनको पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इंफॉर्मेशन को दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी जो स्टेक होल्डर है वो या तो आईटी सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, या अगर आईटी सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें वो जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहा है वो डिफरेंट है. ठीक है, लोग बॉदर्ड नहीं है. ठीक है, उसकी वजह जो है वो ये फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अगर किसी ने आईटी सिस्टम रखा हुआ है तो उनको पता है कि जनाब के मतलब हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, हम उसको जो है अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे. जिनके पास आईटी सिस्टम नहीं है वो वैसे ही जो है वो उनको कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, क्योंकि सिस्टम है ही नहीं, वो तो काम चलता ही पेपर के ऊपर है. ठीक है, अच्छा अब लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये बेसिकली दीज आर कॉल्ड द इनकॉम्पैटिबिलिटीज ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अब अगर आप एक आईटी सिस्टम अक्रॉस द बोर्ड इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको इन इनकॉम्पैटिबिलिटीज को एड्रेस करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप ये इनकॉम्पैटिबिलिटीज रिमूव नहीं करेंगे then you cannot electronically transfer information from one party to another. लेकिन इन इनकॉम्पैटिबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, you will need to negotiate with all the stakeholders, ठीक है, to gain their consensus. ठीक है, कि जनाब के एक सिस्टम होना चाहिए कि जो कि एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर काम करे, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पहली बात तो ये है कि ये आसान काम नहीं है. ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और दूसरी चीज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है, आप जो है वो ऐसा नहीं समझ सकते कि जी आज आपने ऑर्डर निकाला है और कल जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए. ठीक है, अच्छा आईटी सोफिस्टिकेशन. ठीक है, अब अगर आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप आईटी प्रोसेस की बात करते हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स के जो कि आईटी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में और आईटी प्रोसेस में जो है वो काफ़ी डिफरेंसेस हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है अगर आप बात करेंगे टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज की, तो जो लार्ज शिपिंग लाइंस हैं उनके पास जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी है. ठीक है, दे हैव गुड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, दे हैव गुड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे हैव गुड आईटी प्रोसेस. ठीक है, लेकिन अब
जैसे मैंने पहले बात की कि एक सोफिस्टिकेटेड आईटी सिस्टम को लाने के लिए you will need the involvement of all the players in your industry. अच्छा जी, दूसरी चीज जो है वो ये जनाब हिस्ट्री एंड परसिस्टेंस ऑफ डेटा स्टैंडर्ड प्रोलिफरेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो जो इम्पोर्टेंट बातें हम देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि जनाब कि आखिर ये जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, ये आखिर अराइज कैसे हुई, ठीक है। और चले अगर ये सिचुएशन जो है वो मतलब इवन इफ द सिचुएशन हैज अराउज्ड, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि व्हाट कैन बी डन, ठीक है, टू एक्चुअली करेक्ट इट, ठीक है। इसके बाद जब बात आती है फॉर्मेट्स की, फॉर द डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो सकें और आपने ये जो बीच में जो ये जो पेपर का जो सिलसिला लगा रखा है इसको आप खत्म कर दें, तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है हम डॉक्यूमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे भी ले आते हैं, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि वो जो स्टैंडर्ड या कॉमन डेटा फॉर्मेट है वो कौन सा होगा, ठीक है। क्या कोई कंपनी उसको लेकर आएगी? अगर कोई कंपनी लेकर आएगी तो फिर वो जो तमाम के तमाम प्लेयर्स हैं वो कंसेंसस कैसे रीच करेंगे कि जनाब कि हाँ ये वो फॉर्मेट है कि जिसको हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि क्या इस वक्त, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग जो डेटा स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में, उसमें क्या कोई ऐसा डेटा स्टैंडर्ड है कि जिसको हम फौरी तौर पर अडॉप्ट कर सकें और जिसके ऊपर जो है वो लोगों का एतराज भी ना हो। लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो स्टैंडर्ड है ना, उसका एक फ़ायदा जो था उनको वो ये था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो बताते खुद जो है ग्लोबली ऑपरेट करती है, तो उसका मतलब जो है वो ये है कि उनका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसकी ऑलरेडी जो है वो एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है, ठीक है, और एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि जो कि टेस्टेड भी है, ठीक है। लोग जो है लेकिन सर इसमें ये बताया गया है कि यूएन का जो सिस्टम था वो भी हर कंपनी अपने लिए कस्टमाइज करके अपने तरीके से इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से वो अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ उनको इलेक्ट्रॉनिकली डील करना होता था तो वो नहीं कर पाते थे क्योंकि the other company has different format. Exactly. लेकिन यहाँ पे कम से कम उनको एक फायदा जो था वो ये था कि now they have an international standard that is tested, अवेलेबल है, that is tested, available, ठीक है। और उसमें जो है वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये तो फला कंपनी का और ये तो फला कंपनी का, ठीक है। इट्स अ स्टैंडर्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, एक बेसिकली एक रेप्यूटेड रिलायबल नेम है, ठीक है। तो वो ठीक है, तो यहाँ पर बाद औक़ात जो है वो जो सिचुएशन होती है ना, इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट भी होता है, तो ये एक प्री कंसीव नोशन भी होती है, ठीक है, कि आपने जो है वो एक बेसिकली एक क्लाइमेट बना हुआ है, एक एनवायरनमेंट बना हुआ है कि जिसमें जो है वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। आप चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड ले आएंगे जिसको जो है वो अगर आप बाहर की दुनिया में लेकर जाए तो पता लगे बाहर की दुनिया जो है वो आपको अपनी आंखों पर बैठा ले कि मेरे बच्चे तुम पहले कहाँ थे, ठीक है, तुम जैसा हीरा जो था वो कहाँ पर जो है वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। लेकिन वही हीरा जो है फॉर एग्जाम्पल जब अपने मुल्क में जाए और उसी चीज़ को जो कि जिसको पूरी सारी दुनिया ने इस्तेमाल कर लिया है अपने कंट्री में जो है वो जब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाए तो वहाँ पे जो है वो उसको वैसी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ठीक है। सो सिमिलर इज द केस यार कि जनाब के वो ये चाहते हैं कि जनाब के कोई ऐसी चीज़ लेकर आए कि जो कि बुनियादी तौर पर लोकल भी ना हो, जिसको जो है फॉर एग्जाम्पल शिपिंग कंपनीज कहेगा यार ये तो फॉर एग्जाम्पल तुम अरबों ने बनाई है तो मेरे तो कोई काम करना आता नहीं, ठीक है, और उसमें एक न्यूट्रलिटी का एलिमेंट भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो उन्होंने कहा है ना कि जनाब के ठीक है फॉर्मेट्स अवेलेबल सब कुछ है, ठीक है, लोग कस्टमाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सवाल जो है वो ये कि जी शिपिंग लाइन ने जो है वो आखिर अब तक जो है वो इसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। उसका रीजन जो है वो ये है कि शिपिंग लाइंस को मसला कोई नहीं है, वो कह रहा है कि हमारा काम जो है कागज पे चल रहा है और दुबई पोर्ट अथॉरिटी जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो दुनिया की एक पोर्ट अथॉरिटी है जिससे हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा सिस्टम हो कि जनाब के जो वर्ल्ड वाइड शिपिंग लाइंस हैं, ठीक है, वो ये कहें कि भाई कि अगर दुबई पोर्ट अथॉरिटी ने जो स्टैंडर्ड हमको दिया है अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो दुबई पोर्ट अथॉरिटी जो है वो हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगी, और अगर दुबई पोर्ट अथॉरिटी बिजनेस नहीं करेगी तो हमारा तो धंधा खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। जैसे आजकल की दुनिया में जो है फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिकन यूएस रिक्वायरमेंट्स को ले लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है आपकी जो है वो जैसे यूएस में जो अपना इनकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी है, ठीक है, वो जो है वो कहते हैं कि जनाब हमने तमाम एयरलाइन को पाबंद कर दिया है कि जनाब के आप जो है वो जब कोई भी फ्लाइट जब अमेरिका में लेकर आएंगे
तो वो फ्लाइट लाने से जो है, वो फ्लाइट के उड़ने से पहले जो है वो आपने जो है वो तमाम पैसेंजर्स का डेटा हमको देना, ठीक है। तो अब आपके ख्याल में जो है वो दुनिया की कौन सी एयरलाइन होगी कि जो कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगी? अगर यूएस ने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया, जनरेट होता होगा जी, यूएस ने अगर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया कि जनाब आप एक ऐसी एयरलाइन है कि जो कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करती, एब्सोल्युटली आपका दिवालिया निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज एवरीवन नोज द पोजीशन ऑफ यूएस इन द ग्लोब, ठीक है ना। तो अच्छा जी, अब उनकी ख्वाहिश क्या है? अब उनकी ख्वाहिश जो है वो ये है कि यार कि शायद अगर काश हमारे पास सिमेंटिक वेब होता है जी, सिमेंटिक वेब होता। ये हमने पढ़ा था ई कॉमर्स में, जो केस लिखा गया है उस वक्त जो है सिमेंटिक वेब जो था वो बेसिकली आप सब कह लेंगे कि एक कॉन्सेप्ट था कि जो कि लेबोरेटरीज में जो है वो टेस्ट किया जा रहा था, ठीक है जी। लेकिन अब अभी भी सिचुएशन जो है वो ये है कि सिमेंटिक वेब जो है वो अभी भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इसको अभी जो है वो टेस्ट किया जा रहा है लेकिन ऑपरेशनल अभी भी नहीं है। तो अब सिमेंटिक वेब की बात क्यों की जा रही है कि जनाब अगर कंप्यूटर जो है वो खुद ही इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाए कि भाई हमने जो है वो उसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसका मतलब जो है वो ये होगा कि भाई मेरी जिंदगी आसान हो गई। मैं लोगों को सिर्फ ये कहूंगा कि भाई ये मैंने जो है अपने पास एक आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लिया है कि जिसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, और मेरा सिस्टम जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद ही डॉक्यूमेंट को दूसरे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन क्योंकि ये अभी आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक आपका ख्वाब है, क्योंकि अभी सच नहीं हुआ है, तो अभी फिलहाल जो है आपको जो है वो लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी कि भाई कि हम किस तरह से जो है वो एक कॉमन सिस्टम के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, अब यस, इंसेंटिव्स, पर्सपेक्टिव्स एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। पहली चीज जो है वो ये है कि अगर दुबई पोर्ट अथॉरिटी ने नया सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो क्या इंसेंटिव देगी तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो स्टेक होल्डर जो हैं वो दुबई पोर्ट अथॉरिटी के नए सिस्टम के साथ क्यों अपने सिस्टम को लिंक करें, या अगर वो अभी मैनुअल सिस्टम जो है वो चला रहे हैं तो मैनुअल सिस्टम से आईटी बेस्ड सिस्टम पे क्यों आए, ठीक है। फिर तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनकी आपने कैपेबिलिटीज भी तो देखनी है कि जनाब के क्या उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम को आपके सिस्टम के साथ लिंक कर सकें, और नंबर 2, अगर उनके पास एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम नहीं है, मैनुअली काम कर रहे हैं, तो वो अपना आईटी सिस्टम डेवलप कर सकें, ठीक है। और नंबर 3, पर्सपेक्टिव्स, उनका क्या ख्याल होगा आपके सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्या वो ये समझेंगे कि जनाब के आप जो है वो एक अननेसेसरीली एक रिक्वायरमेंट है कि जो कि आप हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए। अगर ये पर्सपेक्टिव है स्टेक होल्डर का, तो वो स्टेक होल्डर जो है कभी भी आपके साथ कोऑपरेट जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जनाब आपकी इंडस्ट्री में पावर कितनी है। क्या आप ये समझते हैं कि जनाब के आप जो है भाई बहुत पावरफुल एंटिटी हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ डीपीए के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि डीपीए का ये समझता है कि जनाब के शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो उसमें उसके बाद इतनी पावर है कि वो बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो परसुएट कर लेगा कि ये सिर्फ आप इस्तेमाल करें, ठीक है। स्मॉल शिपिंग लाइंस में जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर काम जो है वो मैनुअल है, ठीक है। इसके बाद जो दुबई बेस्ड एजेंट्स हैं, ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स लेकिन इनके पास भी जो है वो आईटी सिस्टम जो है वो कोई तरह प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद मर्चेंट्स हैं, ठीक है। मर्चेंट जो है वो तो बेसिकली उनको आपके एमडीएस प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैलेंज है वो क्या है, आपके अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स। आप अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स को किस तरह से कन्विंस करेंगे कि भाई हम ये एक नया आईटी बेस्ड सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं और अब तुम उस सिस्टम के ऊपर आ जाओ। याद रखिएगा कि डीपीए जो है ये एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैंने आप लोगों से जो है क्लास में पहले ही बात की थी कि जनाब कि अगर आपको मिसाल दूं, जो लैंड डिपार्टमेंट है सिंध प्रोविंस का, ठीक है, उसे कंप्यूटराइज करने की कोशिश जो है वो बहुत अरसे से हो रही है, ठीक है। हर पार्टी को पता है कि जनाब के इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटराइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव क्यों नहीं कर सका? लोग तैयार नहीं सर, लोग भी तैयार नहीं नौकरी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। उन्हें पता है कि भाई हमारा तो बेसिकली हमें ना तो कंप्यूटर आता है,
ना हम कंप्यूटर संभाल करेंगे, ठीक है। और नंबर 2 जो है वो ये है कि वो जो एक ब्राइबरी का जो कल्चर चल गया है, ठीक है। अगर कंप्यूटर आ जाते हैं तो कंप्यूटर में जो है तो फिर बेसिकली बात जो है वो ये है कि जनाब कि एक घर की और एक मकान की एक ही फाइल होगी, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो जाहिर है जब करप्शन हो नहीं सकेगी तो लोग उसको करेंगे भी नहीं। इसके बाद जनाब दुबई कस्टम जो है वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी, ठीक है। अब सवाल जो है वो ये कि जनाब के जो दुबई कस्टम है, दुबई कस्टम को हम किस तरह से जो है परसुएड करेंगे भाई आप हमारे साथ जो है वो काम करें, ठीक है। मतलब जो इनिशिएटिव हम लेने के लिए जा रहे हैं उस इनिशिएटिव में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि डीपीए जो अपना नया सिस्टम जो है वो रोल आउट करने जा रहा है या इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है, ठीक है। उसके क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या है, किस तरह से जो है वो डीपीए जो है उस बात को इंश्योर कर सकता है कि भाई कि हम जो है वो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना लें, ठीक है। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनकी अपनी इंटरनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। कि आपने पहले तो ये देखना है कि आप अपनी जो इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं, जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, क्या आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं? आर दे केपेबल एनफ? आर दे रेडी फॉर एन IT enabled चेंज? अगर ऐसा नहीं है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। देन कस्टम जो है बहुत ही इंटीग्रल ऑर्गेनाइजेशन है ना आपके पोर्ट के ऑपरेशन के लिए। अगर कस्टम जो है जिसका बेसिक काम जो है वो ये है कि जनाब कि आपकी पोर्ट पे जितना भी सामान उतर रहा है उसको इंस्पेक्ट करना है और क्लियर करना है। अगर कस्टम जो है वो आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है आपके इस सिस्टम में, तो आपको पता है कि जो इस केस में जो दो बातें की गई हैं, बिल ऑफ लैंडिंग की और मैनिफेस्ट इंफॉर्मेशन की, ठीक है। अगर ये कस्टम्स के पास इलेक्ट्रॉनिकली नहीं जाएगा तो वंस अगेन जो वो चाह रहे हैं कि जनाब के बिजनेस बढ़े, ठीक है, काम जो है वो तेजी से हो, वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके जो लोकल एजेंट्स हैं जो सारा काम आपका करते ही मैनुअली हैं, और उसके बाद जो स्मॉल शिपिंग लाइंस हैं कि जिनके पास जो है वो इतने अच्छे IT सिस्टम नहीं है और किसी के पास तो IT सिस्टम मौजूद नहीं है, ठीक है। उनको आप किस तरह से जो है वो कन्विंस करेंगे कि भाई, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनके पास IT नहीं है। एक तो वो लोग हैं ना कि जिनके पास IT है, उन्हें तो आपके लिए को कन्विंस करना जो है वो थोड़ा सा आसान काम होगा कि भाई तुम्हारे पास पहले ही जो है वो IT सिस्टम मौजूद है, तो तुमने जो है वो सिर्फ उसके अंदर चेंजेस करने होंगे, ठीक है। So it is a little less complex to persuade those people. ज्यादा मुश्किल जो है वो वहां पर होगी कि जब जिन लोगों को आप परसुएट करना चाहते हैं वो IT इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जब वो IT इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली फिर वो आपसे क्वेश्चन जो है ये पूछेंगे कि भाई मैं अगर एक IT बेस्ड सिस्टम लेकर आता हूँ और आपके लिहाज से जो है अपने सिस्टम को जो है मैं तमाम कस्टमाइज कर लेता हूँ, बाकी तमाम कर सकता हूँ, तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या आपके साथ मेरा जो बिजनेस है, ठीक है, वो मैं मेरे टोटल बिजनेस का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन है कि जिसकी वजह से जो है मैं आपके लिए जो है इतनी ज्यादा दिक्कत उठाऊं, इतनी ज्यादा परेशानी उठाऊं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं आपके साथ क्यों ही काम करूं, क्यों अपना IT सिस्टम लेकर आऊं, ठीक है। इसके बाद जनाब आपके जो एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, एक्सटर्नल पार्टनर्स यस देयर आर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो ये है जनाब के जो डिफरेंट आपके जो पार्टनर्स हैं जो IT सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इनमें प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स का स्टैंडर्ड है, इन तमाम चीजों में जो है बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप इन डिफरेंसेस को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो जो हम बात हो रही है कि जनाब कि हम जो है वो जो अपना जो सिस्टम है उसको अपने तमाम स्टेक होल्डर के साथ जो है उसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तब तक जो है वो आपकी जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इस केस है हमारा वो है जनाब आई प्रीमियर कंपनी डिनाइल ऑफ सर्वर अटैक। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना DENIAL, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिनाइल। साइनॉप्सिस क्या है जनाब? ये आई प्रीमियर जो है बेसिकली एक वेब बेस्ड रिटेलर है, ठीक है, क्वाइट सक्सेसफुल, ओके, हाई एंड रिटेलर है। अच्छा, हाई एंड रिटेलर क्या होता है? बेसिकली ये वो कस्टमर्स हैं कि जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी परचेजिंग पावर जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एक्सक्लूसिव थिंग्स, हु आर ब्रांड कॉन्शियस, ठीक है, हु आर क्वालिटी कॉन्शियस। अच्छा, ये बात जो हमें बताई गई है, ये बात इसलिए हमें बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जो है वो अगर आपके इस किस्म के कस्टमर्स हैं और खुदा ना खासा आपकी कंपनी के बारे में जो है अगर कोई नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जाता है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक हाई एंड कस्टमर के निकलने का इम्पैक्ट जो है वो आपकी बॉटम लाइन पर क्या आ सकता है। यस सर। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन है, जो पहला बुलेट है, ये बेसिकली इस चीज को एस्टेब्लिश कर रहा है। अदरवाइज आप आगे चल के ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये खाली एक कंपनी के ऊपर जो है अटैक हुआ है, उनकी वेबसाइट जो है फॉर एग्जांपल
बंद हो गई या जो भी कुछ मसला हो गया, तो ये इतना ज्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए है कि आप जो है वो बैड वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन हैव वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस ऑन योर बॉटम लाइन। ठीक है जी। तो हमारा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के साथ जो है एक और जो एसोसिएटेड टर्म है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है जी। अब ये अटैक जब हुआ है तो माशाल्लाह जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, ठीक है, वो उस वक्त जो है वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे और ही वाज स्लीपिंग व्हाइल द अटैक वाज हैपनिंग। सर अच्छा, ये जो 4-5 जो कैरेक्टर्स हैं इनके हम नाम देख लें। ठीक है, रिप्ली साहब हैं, सैमुअल्सन है, स्पॉन्गर हैं, ठीक है, टिम साहब हैं, पीटर स्टीवर्ट हैं। ठीक है, स्टीवर्ट साहब जो माशाल्लाह कंपनी के वकील हैं। ठीक है, और रिप्ली साहब जो हैं ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है क्योंकि ये जो है ये हमारे ऑपरेशंस के लीडर हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस केस के। ठीक है, कि आप ये केस जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड की। ठीक है, कि व्हाट इज द टेक्निकल बैकग्राउंड, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द केस डिस्कशन। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है जनाब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक या डॉस, और जो दूसरा होता है वो होता है जनाब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको हम कहते हैं डीडॉस। ठीक है, अच्छा देखिए, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का पर्पस क्या है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का पर्पस जो है वो ये है कि जैसे अगर आपने जो वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने देख लिया है, जहाँ पर मैंने उनको एक मिसाल दी थी कि जनाब कि आप हाईवे पे रुकते हैं किसी रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए, फूड लेने के लिए, और वहाँ पे जो है वो टूरिस्ट बस जो है वो पहले से आई हुई है। ठीक है, और इस टूरिस्ट बस के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जो है रेस्टोरेंट में घुस गए और वो सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली मुफ्ता पार्टियां, लेना किसी ने कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन लाइन में खड़े हो गए। उसके बाद जब बारी आई तो कॉफी शॉप पे खड़े हो गए, पूछा कि भाई तुम्हारे पास भुट्टा है? वो आपकी शक्ल देख के उसने जाहिर बात है क्या कहता, उसने कहा भाई नहीं है, और अब वापस चले गए। तो उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा जो है वो ये हुआ कि जो रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट ये एज्यूम कर रहा था कि आप एक लेजिटिमेट कस्टमर है, जबकि आप नहीं थे। आपका वक्त काम जो था वो सिर्फ ये था कि वक्त ज़ाया करना। लेकिन आपने ये जो आपके जो फजूल का जो रश लगा हुआ था, उससे वो लोग कि जिनको वाकई रेस्टोरेंट से कुछ लेना था, ठीक है, रेस्टोरेंट उनको भी सर्व नहीं कर सकता। यस सर। यही होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में कि बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं, ठीक है, उन्हें एक सिस्टम के ऊपर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है और किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, फेक रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। ठीक है, फेक रिक्वेस्ट का मतलब जो है वो ये कि जनाब मिसाल के तौर पर जैसे आप जब लिखते हैं ना, किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, तो ये एक रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, कि जनाब आई वांट टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर पेज, और उसके बाद जो आपका जो वेब सर्वर होता है, वो वेब सर्वर जो है वो फिर जवाब में जो है वो आपको वो जो वेब पेज है वो भेजता है, जो आपकी स्क्रीन पर अपेयर हो जाता है। लेकिन वेब सर्वर के पास आपके जो यूजर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करता है, तो उसके पास अपनी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि कितने यूजर्स को वो एक वक्त में हैंडल कर सकता है। अब अगर वो जो उसकी पास जो बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएं, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद वो मजीद रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा। अब ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में होता ही है कि आप जो फेक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, तो वो जो सिस्टम है, सिस्टम के पास जो है वो अगर कोई तरीका नहीं है इस बात को जज करने के लिए कि जनाब ये जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट फेक है या फेक नहीं है, तो उसको जो है पहले अपना तमाम प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके बाद इट विल द सिस्टम विल कम टू नो दैट दिस रिक्वेस्ट वाज नॉट जेन्युइन। लेकिन नतीजा क्या होगा कि जनाब के इस दौरान आपके पास जो जेन्युइन रिक्वेस्ट आएंगी ना, उसको भी जो है वो आप एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर जो है अगर एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है किसी वेबसाइट पर होता है, ठीक है, या तो आप नॉर्मली क्या होगा कि अगर आप उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके सामने आएगा एरर 4 HTTP 404 द पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो ये वेबसाइट जो है ये मतलब वैसे ही डाउन है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो है वो ये कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है, लोड बहुत है। एग्जैक्टली। लेकिन HTTP 404 के आने का मतलब क्या है? आपकी दुकान बंद है, which is something that you don't want to happen। ठीक है, उसकी वजह जो है वो ये इतना आप जब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तो आपकी जो वेबसाइट है उसको 24/7/365 ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा
डिनाइल, अब डॉस अटैक में और डीडॉस अटैक में जो फर्क है वो ये है कि डॉस अटैक में जो है सिंगल वेब है, हाँ वो एक कंप्यूटर होता है कि जो कि रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विस में यही कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है मल्टीपल, ये एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के ऊपर जो इंस्टॉल्ड होता है कि जो कि सर्विस रिक्वेस्ट भेजता है। जनाब के जो डीडॉस अटैक्स हैं दे आर मोर लीथल। यस सर, ठीक है, दे आर मोर लीथल। और जो डॉस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए जो एक टेक्निक होती है वही होती है कि जो आपके पास जो आईपी, हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है। तो अगर जो है फॉर एग्जांपल जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो अगर जो है फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो मॉनिटर कर रही होती है इंटरनेट एक्टिविटी को, अगर वो ये देखती है कि जनाब कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस से जो है फेक रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, तो वो इन आईपी एड्रेसेस को जो इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें इनको बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। तो फिर जो है वो आपकी जो वेबसाइट होती है, वो आपकी वेबसाइट जो है सबसे पहला चेक जो है वो ये करती है कि जो कम्युनिकेशन में रिक्वेस्ट जहाँ से आ रही है क्या वो आईपी एड्रेस जो है हमारे पास ब्लॉक्ड आईपी एड्रेसेस की लिस्ट में तो नहीं है। तो अगर ये सिर्फ डॉस अटैक है और आपका आईपी एड्रेस जो है ब्लॉक लिस्ट में है, तो वेबसाइट जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को वैसे ही एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन डीडॉस अटैक में हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पर एक सिस्टम नहीं है, एक आईपी एड्रेस नहीं है। और इसके बाद हैकर्स जो है वो करते जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर जो है दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सिस्टम्स दैट आर वल्नरेबल, कि जिनके ऊपर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, कोई फायरवॉल इंस्टॉल नहीं है, कि जिसको वो एक्सेस कर सके। और जब वो एक्सेस हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो ऐसे कंप्यूटर के ऊपर जो है वो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। और इसके बाद जो है वो इन मशीन्स को, इनको बुनियादी तौर पर बॉट्स कहा जाता है, BOTS, ठीक है, इन बॉट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी बॉट्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर आईपी एड्रेस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज जनरली मच डिफिकल्ट टू डिफेंड अगेंस्ट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो जनाब फायरवॉल है। ठीक है, फायरवॉल जो है बुनियादी तौर पर एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। तो अब फायरवॉल की बात हो रही थी। ठीक है, तो फायरवॉल बेसिकली सेपरेट्स आवर इंटरनल कंपनीज नेटवर्क एंड इंटरनेट। ठीक है, फायरवॉल का जो काम होता है वो ये होता है कि आपकी कंपनी जब इंटरनेट एक्सेस करना चाहती है, ठीक है, तो ऑल द इंटरनेट ट्रैफिक विल गो थ्रू द फायरवॉल एंड सिमिलरली when some traffic from the internet comes to your internal company network is goes through the firewall. तो firewall से basically आप multiple जो है वो आप काम ले सकते हैं, लेकिन for security purpose what you unauthorized access, exactly, unauthorized access to the internet आप basically उसको जो है वो आप खत्म कर सकते हैं। Secondly, unauthorized access from the internet to your company internal network आप इसको भी mitigate कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा आपका जो असाइनमेंट है वो ये है जनाब कि आप लोगों ने जो ये केस में से जो है वो निकालना है कि जो आई प्रीमियर कंपनी है, आई प्रीमियर कंपनी ने डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, ठीक है, और ये जो फायरवॉल है, ठीक है, डीडॉस अटैक और डॉस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने पास इम्प्लीमेंट की हुई थी, नंबर 1। ठीक है, और नंबर 2 जो है वो ये है कि उन्होंने फायरवॉल इस्तेमाल की थी या नहीं, और अगर फायरवॉल इस्तेमाल की थी तो फायरवॉल से जो है वो किस तरह के अटैक्स जो थे वो डिफेंड किए जा सकते थे और किस तरह के अटैक्स डिफेंड नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है वो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डॉस अटैक की और इंट्रूजन की। ठीक है, अच्छा, अब दोनों जो बेसिकली जो चीज़ें हैं, एक डॉस अटैक की हम बात कर रहे हैं, डीडॉस अटैक की बात करेंगे, इंट्रूजन की हम बात करें, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस 2 तरीके का है। पहली बात तो जो है वो ये है कि जो फिनोमेना है उसमें फिनोमिनल डिफरेंस है, और नंबर 2 जो है वो ये है कि जनाब के आपने जो है वो जो दोनों सूरतों में जो है उसका जो बेसिकली जो आफ्टर मैथ है या आफ्टर इफेक्ट जो है वो क्या होता है। हाँ, डॉस अटैक में बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका मोटिव जो है फॉर एग्जांपल मे बी यू डू अ डॉस अटैक जस्ट फॉर फन। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉस अटैक जो है वो उसको मॉनिटरी रीजन के लिए करें। मिसाल के तौर पर जो है मैं अपना जो कंपाइलर है, ठीक है, उसकी वेबसाइट को निशाना बनाने के लिए किसी हैकर को पेमेंट करूँ और मैं कहूँगा जनाब कि आपका काम सिंपल सा जो है वो ये है कि इनकी वेबसाइट को जो है वो आप पैरालाइज कर दें, ठीक है, ताकि जो है वो कस्टमर जो है वो देखेंगे जनाब कि जो मेरा जो कंपाइलर है इसकी वेबसाइट जो है वो तो अवेलेबल ही नहीं होती, ठीक है, या बहुत स्लो है,
और एज अ रिजल्ट आई एम एबल टू अट्रैक्ट देयर कस्टमर टू बाय वेबसाइट। अब इंट्रूजन में क्या होता है जनाब के इंट्रूजन में बेसिकली जो डॉस अटैक है वो तो सिर्फ आपकी वेबसाइट को पैरालाइज करता है, ठीक है। इंट्रूजन में क्या होता है कि एक हैकर या जो अटैकर जो होता है वो आपके इंटरनल नेटवर्क एग्जैक्टली एक्सेस कर लेता है, और इंट्रूजन जो है तो बेसिकली जो है वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसकी वजह जो है वो ये है कि इंट्रूजन का मतलब जो है वो ये है कि अब एक अटैकर जो है वो मेरे इंटरनल नेटवर्क पे मौजूद है, वो मेरे डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है, और अगर मेरे सिस्टम जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है तो वो मेरे डेटा को अनऑथराइज्ड चेंजेस भी कर सकता है, ठीक है जी। अब मसला सारा का सारा जो है वो ये है कि अगर अनऑथराइज्ड चेंजेस है तो अनऑथराइज्ड चेंजेस में तो मुझे पता नहीं चलेगा कि जनाब के पहले का डेटा क्या होता है और अब का डेटा क्या है। मिसाल के तौर पर जो है कस्टमर के रिकॉर्ड को चेंज करते हैं कि जनाब के ये जो कस्टमर है इसके अगेंस्ट जो है वो भी हमने जो है फॉर एग्जाम्पल $5,000 की पेमेंट हमने लेनी है, जबकि कस्टमर जो है वो मुझको पेमेंट जो है वो कर चुका है, ठीक है। सो इफ दैट हैपेंस तो नोट कर लें कि इंट्रूजन अगर ये साबित हो जाए कि आपके जो कंपनी का जो नेटवर्क था, ये जो वेबसाइट थी, ठीक है, उस पर जो अटैक हुआ था, उस अटैक के नतीजे में ये बात साबित हो गई कि दैट वाज एन इंट्रूजन, ठीक है, that means the integrity of your data has been compromised। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। If it is proved that an attack resulted in intrusion, that means the integrity of your data is compromised। integrity का मतलब क्या है? अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपका डेटा जो है वो वाकई सही है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इंटेंसिव सिस्टम्स हैं कि जो कि इंट्रूजन के बाद भी ये नोट कर सकते हैं कि जनाब के कौन कौन से डेटा को जो है वो इंट्रूडर ने एक्सेस किया है, तो उस सूरत में जो है वो आप अपने डेटा की इंटेग्रिटी को दोबारा रीगेन कर सकते हैं कि वो डेटा के जिसको एक्सेस किया गया है भले चेंज किया गया है या नहीं चेंज किया गया है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उस डेटा को जो है वो आप अपने टोटल डेटा सेट से अलग कर देंगे। तो फिर आप ये कहेंगे कि जनाब ये जो डेटा सेट है, ये डेटा सेट जो है ये इसकी इंटेग्रिटी पे कोई शुबा नहीं है लेकिन ये जो दूसरा जो डेटा है, ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये जो है ये जेन्युइन डेटा रहा है या नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इनके साथ हुआ ये कि जो अटैकर था, अटैकर ने जो है वो एक सिक्योरिटी होल डिस्कवर किया। अब आपका जो दूसरा शॉर्ट असाइनमेंट है वो ये है कि आपने मुझे ये बताना है, ठीक है, केस को देख के कि व्हाट वाज दिस सिक्योरिटी होल एंड हाउ द हैकर वाज एबल टू डिस्कवर। जो केस ए है जो मैंने आपको अभी दिया है उसमें जो है वो उन्होंने इस चीज को नहीं बताया, लेकिन जो इसी केस का जो सेकंड केस था, केस बी, ठीक है, उसमें जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो ये सामने आई कि अटैकर ने, ये जो हैकर ने इनकी वेबसाइट पे जो अटैक किया था और इनके इंटरनल नेटवर्क पे जो इंट्रूजन किया था, ठीक है, तो वो अटैक, वो इंट्रूजन जो था वो वहीं तक कन्फाइंड नहीं था। अटैकर ने एक प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को जो है वो उसने इस्तेमाल किया था इनके वेबसाइट के ऊपर जो है वो डॉस अटैक लॉन्च करने के लिए, उसने ऐसा ही एक प्रोग्राम जो है वो इनके इंटरनल नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद जो है वो उस अटैकर ने जो है वो आई प्रीमियर के इंटरनल नेटवर्क के कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए इनका जो टॉप कंपैटर था मार्केट टॉप, उनकी वेबसाइट पर अटैक करवा दिया। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट टॉप का जो सर्वर है अगर वो रिकॉर्ड करेगा तो वो रिकॉर्ड ये करेगा कि जनाब के आई प्रीमियर कंपनी की तरफ से जो है वो मेरे ऊपर डॉस अटैक हो रहा है। सही है। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जो अटैकर का जो इंटेंशन था, ठीक है, एक्चुअली मच वर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है जनाब, ठीक है, कि जी रिप्ली ने जो है वो ये क्यों कहा कि जनाब कि आप जो है वो कंप्लीटली शट डाउन कर दें अपने तमाम सिस्टम्स को, ठीक है, और अपना जो अपने जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, वेबसाइट और बाकी तमाम चीजें, उनको रीबिल्ड करें, ठीक है। तो क्यों कहा उसने भाई ऐसा? उसने ऐसा इसलिए कहा कि वो श्योर नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था हुआ क्या। जी, उनको पता ही नहीं था कि जनाब के इंट्रूजन हुआ है या नहीं हुआ है, डेटा कंप्रोमाइज्ड हुआ है या नहीं हुआ है।
तो उन्होंने कहा कि जनाब के जब हमारे पास ये एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब जो है वो ये है कि हम यकीन से कोई भी बात नहीं कह सकते, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है वो बेसिकली वल्नरेबल हो गया है। अब जब वल्नरेबल हो गया है तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि मतलब बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो एक उनकी नज़र में वो ये होगा कि जनाब के तमाम चीज़ों को जो है, ठीक है, मतलब बजाय इसके कि हम जाएं और जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और आइडेंटिफाई करेंगे जी कहाँ पर जो है वो चेंज हुआ है, कहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम मतलब यूँ समझ लें हमारा जो कंप्यूटर था लैपटॉप, उसके ऊपर जो है कोई अटैक हुआ। अब उन्होंने कहा यार अटैक हुआ है, पता नहीं कि कौन सी जो है वो चीज़ जो है वो सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। चलो भाई लैपटॉप को करो फॉर्मेट, विंडोज को भी टोटली रीइंस्टॉल करो, तमाम सॉफ्टवेयर को जो है रीइंस्टॉल करो, ठीक है। सो दैट कुड बी वन सॉल्यूशन, इट विल बी। अब आप अगर इस स्लाइड को देखें तो अब इस पे जो है वो एक जो तीसरा स्मॉल असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि यहाँ पर एक मैंने पॉइंट नोट किया हुआ है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, ठीक है। So you need to go through the case and you need to identify that which best practices they were talking about, ठीक है। और उसके बाद वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस में से कौन सी प्रैक्टिसेस जो थी उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई थी और कौन सी प्रैक्टिसेस जो थी मिसिंग थी। सही, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कोई शक नहीं कि they were not very prepared for the attack, ठीक है जी। इनफैक्ट इनके पास जो है वो उसका कोई मतलब कोई अच्छा रिकॉर्ड भी जो है नहीं था, ठीक है। और इन्होंने जब ये कहा कि जनाब जो इनका ऑपरेशन लीड है उसने कहा कि भाई कि आप जो है वो सब कुछ जो है वो उसको इरेज करें और रिबिल्ड करें, ठीक है। अब इसमें जो एक इनहेरेंट रिस्क था, ठीक है, वो क्या था जो है वो ये कि अभी पीछे हमने जो बात की है हमें तो यही नहीं पता ना कि इंट्रूजन हुआ है या नहीं हुआ है, डेटा जो था वो कंप्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर जो है वो अगर मैं मतलब अगर मैं फॉर्मेट करता हूँ या जो मैं कुछ करूँगा तो सीधी सी बात जो है वो ये है कि फॉर्मेट जब हम करते हैं या जो हम रीबिल्ड करते हैं तो रीबिल्ड जो है वो हम सॉफ्टवेयर करते हैं, डेटा रीबिल्ड नहीं करते, डेटा तो अपनी जगह पे रहता है ना। तो अब अगर मैंने जो है वो चीज़ें जो है रीबिल्ड की और अभी मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने जो हैकर्स ने एक प्रोग्राम जो था वो उनके इंटरनल सिस्टम के ऊपर जो है वो छोड़ दिया था कि जिसमें बाद में उन्होंने जो है वो अटैक लॉन्च किया। अब मेरे पास जो है वो तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, मेरे पास कोई अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि कौन से प्रोग्राम जो थे वो मेरे पास ऑलरेडी थे और कौन सा प्रोग्राम जो है वो मेरे पास जो है बाद में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर जो है मैं सिंपली ये नोट कर लूँ कि अच्छा भाई ये प्रोग्राम्स हैं जो कि मेरे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं सारे के सारे प्रोग्राम्स को जो है वो कहते हैं ना मतलब मशीन को बिल्कुल फॉर्मेट करके इंस्टॉल करूँ। तो वो जो फॉर एग्जाम्पल उनका वो जो एक क्या कहते हैं एक जो कल्प्रिट प्रोग्राम है जो कि अटैकर ने जो है वो मेरे पास जो है इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो मैंने अगर रीबिल्ड कर भी लिया तो मैं क्या करूंगा कि वो जो अटैकर का जो प्रोग्राम था उसको भी इंस्टॉल कर दूंगा। यस सर। अच्छा डिफरेंशिएशन मुश्किल होगी कि कौन सा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी चीज जो है वो आपकी अपनी है और कौन सी चीज एलियन है, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट। तो अब अगर डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते तो वो जो आपने जितने भी पॉइंट्स रेज किए थे कि जी कॉस्टली होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बाकी तमाम चीजें होंगी, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये है कि हमें नहीं पता कि इस एफर्ट के नतीजे में फॉर एग्जाम्पल हम टाइम लगाएंगे, कॉस्ट लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे कि उसके बाद भी हमारा सिस्टम सिक्योर होगा या नहीं, ये हमें नहीं पता, ठीक है। दोबारा क्या चीज रिस्क इन्वॉल्व है इसका मतलब बहुत हाई रिस्क इन्वॉल्व है ना। सब कुछ करने के बाद भी अगर आप ये कहें कि जनाब मुझे नहीं पता कि मेरा सिस्टम अभी भी सिक्योर है या नहीं, क्योंकि मुझे तो स्टार्ट करते वक्त ही पता नहीं था कि कौन सी चीज जो है एलियन है, कौन सी चीज जो है वो मेरी अपनी, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर आए तो हम ये देखते हैं जनाब कि इस केस में मतलब इस केस को पढ़ने के बाद जो है ना अगर आप सिंपली जो दो इश्यूज हैं यहाँ पे, पहला जो इशू है वो ये है कि जनाब के क्राइसिस मैनेजमेंट इन एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और नंबर 2 जो है वो ये है जनाब कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनहेरेंट होती हैं कि जिनको जो है वो आप मिटिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली इरेज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हमें जो है वो इस बात को ध्यान में जो है रखना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप कभी इस तरह की सिचुएशन में जब आप आएंगे, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो लोग इन्वॉल्व है ना इन तमाम इस क्राइसिस सिचुएशन में, ठीक है, देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन टेंडेंसीज दैट दे विल फॉलो, ठीक है। नंबर 1 पॉलिटिकल टेंडेंसी, ठीक है। कंपनी के अंदर ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ग्रुपिंग हुई होती है, ठीक है। अब पता चला जनाब कि आईटी मैनेजर जो है वो उस ग्रुप में है कि जिसको सीईओ लाइक नहीं करता,
ठीक है। तो अब अगर जो है फॉर एग्जाम्पल ये IT मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर जो है ये कुछ भी कहेगा, CEO ने यही कहना है कि नहीं तुम ही जिम्मेदार हो, तुमने सही काम नहीं किया। ठीक है। लेकिन अगर जो है ये जब ऑपरेशन मैनेजर जो है ये CEO के ग्रुप में हुआ, तो अगर ऑपरेशन मैनेजर ने जो है वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की हैं तो CEO जो है उसको ओवरलुक करेगा क्योंकि वो उसके ग्रुप का आदमी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कवरिंग योर बट एक्शंस, ये पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। यस सर। ठीक है। बस अपने आप को बचाओ, ऑर्गेनाइजेशन खड्डे में जाती है जाए। मतलब आप जो है वो ये प्रूफ करने की सिर्फ कोशिश करते रहते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर दूसरे आदमी का था। ब्लेम गेम। ब्लेम गेम जी। अच्छा, तीसरी चीज क्या है जनाब, टेंडेंसीज टू लीड टू कंक्लूजन और थिंक विजुअली। कहने का मतलब जो है वो ये है कि आप जो है वो यू जंप ऑन द कंक्लूजन टू क्विकली। आप ये समझते हैं, मतलब हर आदमी जो है ना वो अपने अपने तौर पे जो है वो कहानी बनाएगा। कोई कहेगा ये इसलिए हुआ है, कोई कहेगा ये इस वजह से हुआ है। ठीक है। आपके सामने एविडेंस नहीं होगी, आपके सामने कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जिसको कहना चाहिए जितने मुंह उतनी बातें, और जबरदस्ती का कंक्लूजन ड्रॉ करना, भले जो है वो ऐसी कोई बात है या नहीं है, भले कोई ऐसी एविडेंस है या नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे रिप्ली ने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूजन नहीं हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली ही वाज जंपिंग ऑन कंक्लूजन। उसके पास भी कोई एविडेंस नहीं थी, वो तो बाद में तुमको पता चला ना कि इंट्रूजन हुआ है। ठीक है। तो ओके। अच्छा जी, अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, जो आपने इसको देखना है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक परसेप्शन। आपको पता है कि आप एक हाई एंड रिटेलर हैं। आपके जो कस्टमर्स हैं माशाल्लाह उनकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। दिमाग आसमानों पे पहुंचे हुए, दिमाग आसमानों पे पहुंचे हुए और बिल्कुल क्रैक लोग हैं। उनको जरा सा ही पता चला कि जनाब कि हम जहाँ पे शॉपिंग करते हैं वो जगह जो है वो सिक्योर नहीं है, तो उसका मतलब जो है वो ये है कि आपका जो बिजनेस है इट विल बी क्रश्ड इन नो टाइम। यस सर। और ई कॉमर्स में आपको मैंने एक बात बताई थी, आप याद रखिएगा, योर कॉम्पिटिटर इज जस्ट अ क्लिक अवे। यस सर। उन्हें कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जिन लोगों ने पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करना है इस क्राइसिस सिचुएशन में, ठीक है, वो बेचारे इसलिए भी फंसे हुए हैं कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। ठीक है। अब जब ये उनको नहीं पता चल रहा कि जनाब कि ये हुआ क्या है और सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है, तो दूसरा जो उनको खौफ है वो ये है कि अगर वो कोई रिएक्शन देते हैं, ठीक है, तो वो जो रिएक्शन है वो ओवर रिएक्शन या अंडर रिएक्शन ना हो जाए। मतलब ऐसा भी ना हो कि जनाब के कुछ जरूरत से ज्यादा ही जो है वो मुंह खोल दिया, बातें बता दी और जो के बाद में जो है वो उल्टी हमारे गले पड़ गई। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने कहा कि नहीं जी मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है, ठीक है, और मैं अपनी खिड़की से देख रहा हूँ कि भाई यहाँ तो धनाधन गोलियां चल रही हैं। यस सर। ठीक है ना। तो ये भी वही सिचुएशन होती है ना कि आप अंडर रिएक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन आप अंडर रिएक्शन से दे रहे होते हैं कि जनाब आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो केस है, दिस केस इज फ्रॉम 2007। अगर यही सिचुएशन जो है ये आजकल के दौर में होती, ठीक है, तो आपको अपने पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए जितना टाइम आई प्रीमियर कंपनी ने लिया है ना, दैट वाज टू मच। ये अगर एक सिंपल थोड़ा सा भी वर्ड ऑफ माउथ जो है, फॉर एग्जांपल आपके कंपनी का कोई इंटरनल एम्प्लॉई जो है ये अगर पोस्ट कर दे या बता दे, ठीक है ना, इवन इफ इट इज रॉन्ग, बेसलेस, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ठीक है, फेक न्यूज इज ऑन द राइज। इनफैक्ट जितनी भी न्यूज जो है आजकल हम सुनते हैं उसमें तो मेरे ख्याल में 99% जो है फेक न्यूज होती है। और मजे की बात जो है वो ये है कि जिन लोगों के पास जो है फेक न्यूज आ रही होती है वो जो है वो उस पर जो है वो माशाल्लाह एक लाइन लिख के जो है वो अपने गुनाह धो देते हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। अब आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि जनाब कि आपको अगर मैं सिचुएशन में जो है वो प्लेस कर दूं, ठीक है, एंड यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज मिस्टर रिप्ली, ठीक है, तो और आपको जो है कहा जाएगा जनाब कि आपने जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, so there are going to be many psychological obstacles you will face in times like this, ठीक है, जैसे इमोशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है, हमने विजुअल थिंकिंग की बात की, ठीक है, यस सर, ग्रुप थिंकिंग की बात की। मैं खुद से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा, अब मैं हम ख्याल लोगों को मिलाऊंगा और उसके बाद जो है वो मैं जो है वो चीज को जो है एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई विल गो फॉर पॉलिटिकल मैनूवरिंग, ठीक है,
आई विल ट्राई टू कवर माई सेल्फ, आई विल ट्राई टू डक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जैसा कि वो जो इनका जो लॉयर था, लॉयर ने क्या कहा, अच्छा भाई ठीक है, मैं जो है सीईओ को जो है वो बताने के लिए जा रहा हूँ कि मैंने जो है वो तुम लोगों को जो है लीगल एडवाइस दे दी है। याद है स्टीवर्ट साहब ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैंने सीईओ साहब को बताया भाई अब कि मैंने अपना काम कर दिया जी। अब ये बताने का मसला थोड़ी है भाई, हम जो है वो एक क्राइसिस सिचुएशन में है, तो यू नीड टू स्टे। आपने जो है वो सिर्फ ये है कि वो अपना काम जो है वो आपने कर दिया, वो एक अलग चीज है। ये ऊपर से वो हटाती है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यू वर लीगल काउंसिल और आपने कहा मैंने लीगल एडवाइस दे दिया, भाई मैं जा रहा हूँ, अब तुमने जो देखना खुद देखो, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। देन परसेप्चुअल बायस, ठीक है। अब आपके सामने जो भी एविडेंस आ रही है, तो हर आदमी क्या करेगा, हर आदमी एक अलग परसेप्शन बनाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है, जो कि इस केस में आप देख रहे हैं कि हर आदमी जो है वो अपनी जो फॉर एग्जांपल जो एक अपना परसेप्शन बयान कर रहा है, वो बयान कर रहा है इन द लाइट ऑफ द एविडेंस ही और शी इज सीइंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जितनी भी हमने आपको चीजें बताई हैं, उसमें जो है वो वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बाकायदा एग्जाम्पल दी है इन डिफरेंट बिहेवियर्स की, ठीक है। तो जिन लोगों जो इनके स्पेसिफिक, अच्छा एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जनाब ये जो सारी सिचुएशन में नजर आ रही है ना, उसका एक रीजन जो है वो ये भी है कि आई प्रीमियर कंपनी की कभी प्रायोरिटीज में जो है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो थी शामिल नहीं रही था, ठीक है। वो अपने रेवेन्यू को और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की वजह से चक्कर में पड़े हुए, ठीक है। और उन्हें पता था कि जनाब कि अगर जो है वो इस किस्म का कोई सिलसिला हुआ, कोई मसला हुआ, तो उनकी जो शेयर प्राइस है वो बड़ी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो है वो अगर आईटी सिक्योरिटी पर अगर वो कहते हैं कि जी अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आईटी सिक्योरिटी पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का मतलब जो है वो ये है कि हमारी जो अर्निंग टर्नओवर कम होगा, हाँ, और इसका नतीजा जो है वो क्या होगा, हमारा जो शेयर प्राइस है वो हिट होगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक रिस्क क्या है जनाब इनके, अब स्पेसिफिक रिस्क जो है वो ये है कि जनाब कि ऑफ कोर्स लॉस्ट रेवेन्यू, ठीक है, लॉस्ट कस्टमर ट्रस्ट और लॉयल्टी एंड द लॉस ऑफ द मार्केट वैल्यू, ठीक है। और उसमें मार्केट वैल्यू, हाँ, और उसमें जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अप स्केल कस्टमर बेस विद हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड्स। वो जिन बड़ी शॉपिंग करते थे उनका जी, अगर उनको पता चल गया कि आपने जो है उनके क्रेडिट कार्ड का डेटा जो है वो कहीं कंप्रोमाइज हो गया है, इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। माजी में ऐसे रिसेंट जो पास्ट है उसमें ऐसे कई केसेस हो चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है वो याहू पिछले जो है तकरीबन 10 साल में 3 दफा हैक हो चुका है, और याहू के ऊपर जो है वो 3 लॉस हो चुके हैं, ठीक है। एक अमेरिकन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर था एटना के नाम से, ठीक है। 2015 या 16 की बात है कि उनका जो डाटाबेस था वो हैक हुआ। उस डाटाबेस के हैक होने के नतीजे में जो है वो उन्होंने डिस्क्लोज किया, तो $150 मिलियन का हर्जाना पे करना पड़ा उनको जब उनके ऊपर लॉ सूट हुआ, ठीक है। जिस दिन उन्होंने ये लॉ सूट अपना सेटल किया है $150 मिलियन का, उसके अगले दिन उनका डाटाबेस फिर हैक हो गया। यस सर, सही है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट हाउ बिग दिस प्रॉब्लम इज एंड लुक एट द फाइनेंशियल पेनल्टी दैट यू हैव टू पे, ठीक है ना। $150 मिलियन इज नॉट अ जोक, ठीक है जी। ये उनकी वो बिजनेस प्रायोरिटीज हैं जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज किया, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब मैनेजिंग क्राइसिस, कि आप उनको जो है वो क्या रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। पहली रिकमेंडेशन जो है वो आप उनको ये देंगे कि जनाब कि अपनी प्रायोरिटीज को सही करें, ठीक है। आप अपनी प्रायोरिटी को सही नहीं रखेंगे तो आप इस तरह की सिचुएशन में दोबारा चले जाएंगे, ठीक है। देन सी ऑल द डेटा एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन। इन्हें तो ये भी पता नहीं था कि इनको डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन कौन से प्रोग्राम्स उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो जब इनको ये नहीं पता तो जाहिर है फिर उसको जो रिएक्ट करेंगे कैसे करेंगे। मेक डिसीजन एट एप्रोप्रिएट टाइम्स, ठीक है। फौरी डिसीजन ना करें जैसा कि ये लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। टेक एक्शंस दैट प्रोड्यूस मोर इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट करें। इनका एक आइडिया ये भी था कि ये एक बैकअप साइट जो है बनाएंगे, ठीक है। रिप्ली ने जो है ये आइडिया दिया था, लेकिन इन्होंने कभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। फिर विशफुल थिंकिंग, ग्रुप थिंकिंग, पैनिक को आप अवॉइड करें, और उसके बाद कंसल्ट अदर्स, ठीक है। ईजियर बिफोर द क्राइसिस, ठीक है। अब सवाल जो है वो ये कि चले ये तो हमने बात की थी कि आपने रिकमेंडेशन दी है कि आपने क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है। अब क्राइसिस हो ही ना, ठीक है, तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगे, क्या एक्शन होंगे, ठीक है। आपके पास जो है क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसीजर होने चाहिए, ठीक है। अब आपने स्लाइड पर आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये देखना भाई कि ये जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है,
इसमें से कितने ऑप्शन थे जिनको वो कर रहे थे और कितने ऑप्शन थे जिनको वो नहीं कर रहे थे। ये स्लाइड का नंबर जो है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो भी एक सेकंड मतलब आपको 17। लेट्स मूव ऑन। ओके सो अब क्वेश्चन जनाब ये जो भी है तो खैर मैंने आपको एक असाइनमेंट आपको थोड़ा दे ही दिया कि जनाब कि आई प्रीमियर ने जो है वो ये तमाम प्रिपरेशन स्टेप्स जो है वो क्यों। अच्छा जी तो और सर बेसिकली वीडियो लेक्चर में था कि वो फास्ट मूविंग और कम्पिटिटिव है तो उनको अपने प्रॉफिट्स का बहुत ख्याल है, उस चीज की उन्होंने कभी वो नहीं की। यस और दूसरी चीज जो थी वो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके वहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ है कि दे डिड नॉट गिव क्लियर रिस्पांसिबिलिटी। कौन सा आदमी किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है ना। तो जब तक आप क्लियर रिस्पांसिबिलिटी जब तक आप क्लियर रिस्पांसिबिलिटी नहीं देंगे तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि वो ब्लेम गेम चलेगा, पॉलिटिकल मैनेवरिंग होगी, ठीक है। यस सर। अच्छा इसके बाद जनाब आगे हम जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने जो है बुनियादी तौर पर ये जो चेंज कंट्रोल है ना इन प्रोडक्शन, चेंज कंट्रोल प्रोडक्शन का मतलब जो है वो ये है कि जनाब जब आप अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, ऑपरेशन में ले आते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि अब आपके सिस्टम जो है वो बेसिकली एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो जनरल रूल होता है वो तो ये होता है कि जनाब कि आपने जो है वो एक बैकअप साइट जो है वो बना के रखनी होती है। बैकअप साइट में क्या होता है कि जनाब कि आपकी जो एक्चुअल जो साइट या होती है मतलब कि जहाँ पर आपके तमाम कंप्यूटर तमाम चीजें होती है उसका एक रेप्लिका या एक कॉपी जो है वो आप किसी दूसरी जगह पर भी मेंटेन कर रहे होते हैं जिसको आपने नेटवर्क के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो इन द इवेंट ऑफ अ क्राइसिस, इन द इवेंट ऑफ एनी फॉल आउट व्हाटएवर इट इज, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होता है कि आपका जो क्रूशियल डेटा है वो सारा का सारा जो है वो किसी दूसरी साइट पर रेप्लिकेट हो रहा है। और अगर जो है वो आपकी ओरिजिनल साइट पर अगर कोई मसला होता है तो वो जो रिपली ने बात की थी कि हम जो है वो तमाम का तमाम जो चीजें हैं उसको जो है वो हम इरेज करके और उसको रिप्रोड्यूस कर लेंगे, तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आई प्रीमियर कंपनी के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम था वो ये था कि उन्होंने जो है वो अपने सिस्टम्स के ऊपर कोई ऑडिट मैकेनिज्म भी नहीं लगाया हुआ था कि जिससे ये पता चल सके कि कौन सा डेटा जो है वो उनके अपने लोगों ने सिस्टम के ऊपर जो है वो डाला है और कौन सा डेटा जो है वो हैकर ने या इंट्रूडर ने जो है वो अटैक करके उनके सिस्टम के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। सो देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, दे वर नॉट फॉलोइंग द जनरल रूल, they were not following the best practices, there was no testing facility, there was no formal process, and of course जो कहते हैं कि यार ये चीजें कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस भी was not very common in iPremier कंपनी केस, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद जो है वो हम देखते हैं जनाब अर्जेंसी कोई नहीं थी और चेंज कंट्रोल जो था, चेंज कंट्रोल कौन कहता है कि जी ठीक है अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि इनके आईटी सिस्टम में आप नोट कीजिएगा देयर वर सो मेनी इनफॉर्मल चेंजेस। जब भी आप आईटी सिस्टम में कोई चेंज करते हैं, ठीक है, इट हैज टू बी अ फॉर्मल चेंज, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड। किसने चेंज कहा है, उस चेंज के नतीजे में क्या होगा, किसने किया है, ठीक है, कैसे हुआ है, इसकी कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर जो है वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा था और यही वजह थी कि जब एग्जैक्टली तो यही वजह थी कि जब उन्होंने कहा कि जी कि वो हैकर है या इंट्रूजन है या क्या कुछ है, तो वहां पर उसको एस्टैब्लिश करना इसलिए मसला था कि जनाब कि वो जो चेंजेस थे उनको जो है कभी उन्होंने फॉर्मली हैंडल नहीं किया था। सही। अच्छा जी, मैनेजिंग आफ्टर द क्राइसिस, ठीक है जी, किस तरह से जो है अब इसको हम मैनेज करें, ठीक है, कस्टमर्स के सामने जो है वो किस तरह से जो है उसको डिस्क्लोज करें, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रूजन है, ठीक है, उसको वो कस्टमर्स को बताएं या नहीं बताएं, ठीक है, बिजनेस को शट डाउन करें या नहीं करें, ठीक है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा उनको एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जनाब कि अगर पब्लिक डिस्क्लोजर कर देते तो पब्लिक डिस्क्लोजर जो है इट इज गोइंग टू बी मच हार्डर टू कंट्रोल, ठीक है। लेकिन इन तमाम जो सिचुएशन है उससे एक चीज जो सामने नजर आ रही थी वो ये है कि इट वाज हाईली अनलाइकली दैट द आई प्रीमियर विल सर्वाइव दिस सिचुएशन। यस सर, ठीक है जी। अच्छा लेजिस्लेशन है, ठीक है, देन डिफिकल्ट आर्गुमेंट टू मेंटेन जो हमने बात की अभी, ठीक है। आर्गुमेंट ये था कि जनाब क्या पब्लिक डिस्क्लोजर ना करें, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि पब्लिक डिस्क्लोजर अगर आप नहीं करते तो इससे कोई आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली क्योंकि आपने बहरहाल बाद में इसको बताना तो होगा। और दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, ठीक है, वो प्रिवेंट आपको करती है कि आप छुपाएं, आपको बताना पड़ेगा कि आज जो भी कुछ हुआ है, कस्टमर से आप कोई चीज हाइड नहीं कर सकते, ठीक है।
और उसमें ये भी था कि आप यही बता दें कि अभी पता नहीं है हमें, हो भी सकता है ऐसा। यस एग्जैक्टली। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने डिस्क्लोज जरूर करनी है उनके, ठीक है। अच्छा, अब इनकी यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग की जो उनकी लॉजिक है, ठीक है, वो बड़ी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो है वो कह रहे हैं कि जी के वी डू नॉट नो एज मच एज वी शुड नो, ठीक है। एक मीडियन अजम्पशन क्या था कि जनाब जो है वो अटैक तो हुआ है, लेकिन हमारे ख्याल से जो है वो इंट्रूजन नहीं हुआ, तो हमारा जो है वो ये ख्याल है कि हमारा डेटा सेफ है। ये एक उनका मीडियन अजम्पशन था, लेकिन इसमें कोई आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। सिमिलरली जब आपने बिजनेस को शट डाउन करने का जो है वो आइडिया जब आपने दिया, तो उस वक्त भी आपके पास कोई कंक्रीट जस्टिफिकेशन नहीं थी कि आप जो है वो क्यों बिजनेस को जो है शट डाउन करना चाहते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं है कि जनाब के ये इंट्रूजन था या अटैक था, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है इसको आप थोड़ा सा वीडियो लेक्चर से और मजीद देखिएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेम, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, देयर आर सर्टेन ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि आपको कुछ चीजें जो है टॉलरेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ रिस्क आपको टॉलरेट करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप तमाम के तमाम रिस्क को जो है वो आप याद रखिएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी में एलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो आपने ट्रेड ऑफ करना होता है, एक रिस्क को छोड़ना होता है तो दूसरे रिस्क को जो है आप उसको बेसिकली जो है आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम एक्शंस जो है उनको आप नॉर्मली आप अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम एक्शंस आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा जी, अब ये वो चीज है जो कि आपके पास पता ही है आपको। यस सर। असाइनमेंट क्वेश्चंस